मैं हूं अविल वर्मा। आज की इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, कुछ नया करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एक और नई सैटेलाइट के बारे में। इसका नाम है मीटियोर M2। मीटियोर M2 जो है ये एक रशियन सैटेलाइट है, साथ ही साथ ये पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, उसके साथ साथ ये एक वेदर सैटेलाइट भी है। इसका मतलब क्या होगा गाइस कि पोलर ऑर्बिटिंग का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं पे भी हो, दिन में 2 बार ये आपके ऊपर जरूर पास करेगी। एक बार ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी और एक बार साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होगी। हो सकता है 2 से ज्यादा बार भी ये आपके ऊपर से पास करे, बट वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब क्योंकि एक वेदर सैटेलाइट है, इसका मतलब हमको यहाँ से वेदर डेटा मिलने वाला है। और किस फॉर्मेट में मिलेगा? हमको इमेज मिलेगी। और सबसे खास बात इस सैटेलाइट की है कि ये एक डिजिटल सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करती है। इसका मतलब हम सिग्नल को फेच करेंगे, उसको डिकोड करेंगे और उसके बाद जो हमें इमेज मिलेगी बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर इमेज होने वाली है गाइस। और जैसा आपने मेरे नोवा सैटेलाइट के सेटअप में देखा था, इमेज जो थी काफ़ी उसमें नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि हमारा जो एंटीना है वो परफेक्ट नहीं होता कभी भी, और साथ साथ कई बार बादल आ जाते हैं। तो ऐसे में सिग्नल जो हमको फाइनल जो इमेज मिलती है उसमें काफ़ी नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाती है। बट क्योंकि ये एक डिजिटल सिग्नल ब्रॉडकास्ट करने वाली सैटेलाइट है, तो इसका मतलब ये हो गया जो भी हमको सिग्नल मिलेगा, अगर वो क्लियर सिग्नल होगा तो हमको जो इमेज मिलेगी वो काफ़ी क्लियर इमेज मिलने वाली है। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और काफ़ी नई चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गाइस। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा हमारा हार्डवेयर और दूसरा रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं RTL SDR डोंगल। और अगर आपने मेरा नोवा सैटेलाइट वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें भी RTL SDR डोंगल का ही यूज़ किया था। बट अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो गाइस कॉस्ट इस वक्त 7,000 से 8,000 रुपीज़ तक आ रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको शायद चाइना से या किसी दूसरे कंट्री से ही इम्पोर्ट करके इस वक्त इंडिया में लाया जा रहा है। तो ऐसे में मैं एक सजेशन दूंगा गाइस कि मैंने अगर आपने मेरा हैम रेडियो वाला अगर वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको एक और डोंगल के बारे में बताया था जो कि इंडिया में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, प्राइम शिपिंग के ऊपर अवेलेबल है। और मैं बता दूं गाइस इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा वो। तो मैं काम करूंगा गाइस उस डोंगल का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और इसका तो मैं कर ही दूंगा आप लोगों के लिए। तो आपको एक RTL SDR डोंगल की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ की बात करूँ तो वो है एक एंटेना। तो गाइस अगर आपने मेरा नोवा सैटेलाइट वाला एंटीना देखा था तो मैंने नोवा सैटेलाइट में जो एंटीना यूज़ किया था मैं वही सेम एंटीना भी इस वीडियो में भी यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं बता दूं गाइस जो मीटियोर M2 सैटेलाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है एज नोवा 19 सैटेलाइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों सैटेलाइट एक ही टाइम पे आ भी जाती हैं, बट कोई इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट होता मीटियोर M2 के केस में गाइस। तो अगर आपने नोवा सैटेलाइट से डेटा फेच करते हैं तो मीटियोर M2 से डेटा फेच करना आपके लिए कुछ अलग नहीं होने वाला है, सेम हार्डवेयर सेटअप रहेगा। तो अब एंटेना आपको डिज़ाइन कर लेना है, उसका मैं एक काम करूंगा, आप लोग एक इमेज यहाँ पर आपको दिखा दूंगा और आपको सेम वैसे ही एंटेना डिज़ाइन करना है। और उसको मैंने बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स का यूज़ किया था, और साथ ही साथ जो उसका 3D प्रिंट फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगा गाइस। एक बार आपने एंटेना सेटअप कर लिया, इसको हम बेसिकली बोलते हैं वी डाइपोल एंटेना, और इसके बहुत डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके एक वी डाइपोल एंटेना खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। उसके बाद फाइनल स्टेप जो बचता है वो है इस RTL SDR डोंगल को उस वी डाइपोल एंटेना से कनेक्ट करना। उसके लिए आप क्या करेंगे गाइस, उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपना कोएक्स केबल। अगर आपको पता नहीं है कि कोएक्स केबल क्या होता है तो मैं बता दूं, कोएक्स केबल वही केबल होता है जिसको हम सैटेलाइट जो सेटअप बॉक्स होते हैं या सैटेलाइट टीवी होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। आपको केबल बहुत ही इजीली किसी भी लोकल टीवी शॉप से मिल जाएगा। और अगर आपने RTL SDR डोंगल यूज़ करें तो गाइस इसका जो कनेक्टर होता है वो होता है एक SMA कनेक्टर। तो हमें SMA टू कोएक्स का एक अडेप्टर परचेज करना पड़ेगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के मेंशन कर दूंगा गाइस। लेकिन अगर आप दूसरा डोंगल यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और अगर आप वो डोंगल यूज़ कर रहे हैं सबसे अच्छी बात ये है कि उसका जो कनेक्टर है वो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाता है, आपको बहुत ही इजीली अमेज़न में मिल जाएगा। और मैं काम करूंगा उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए गाइस ये था हार्डवेयर सेटअप। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर सेटअप पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है हमको यहाँ पे। तो चलिए गाइस अब हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है मीटियोर M2 के केस में कि हमको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बना बनाया पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। और उस पैकेज को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और बेसिकली सर्च करना है मीटियोर M2 डिकोडर।
जैसे ही आप मीटियोर M2 डिकोडर सर्च करेंगे आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा डिकोडर का, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आप आएंगे और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा गाइज। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको कुछ 4 वर्जन्स मिलेंगे, आपको सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड करना है। और ये एक पैकेज है, इसका मतलब ये एक जिप फाइल होने वाली है और जिप फाइल को बेसिकली आपको एक्सट्रैक्ट करना है। और जैसा मैंने आपको अपने इससे पहले बताया था कि जो मीटियोर M2 सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 137.1 मेगाहर्ट्ज़, और यही सेम फ्रीक्वेंसी पे नोवा 19 सैटेलाइट भी अपना सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट करती है। तो अगर दोनों एक ही टाइम पे आती हैं तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ मीटियोर M2 को ही फेच कर पाएंगे। नोवा 19 को उस टाइम पे फेच करने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन हम यहाँ पे मीटियोर M2 की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे जिप फाइल को और उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं, उसमें से और एक फ़ोल्डर रहेगा QPS के। आपके केस में QPS के फोल्डर जो होगा वो एम्प्टी होगा, पर अगर आप मेरे केस में देखेंगे तो मैंने कई सारी इमेजेस को फेच करने की कोशिश की है, इसलिए मेरे वाले केस में बेसिकली इसमें बहुत सारी इमेज फाइल्स आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे .s फाइल मिल रही है, और ये .s फाइल क्या होती है, ये वो रॉ डेटा होता है जो कि सैटेलाइट से फेच होता है और उसके बाद हम इसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हम उस पर बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं इनको क्या क्या सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहला वो है ऑर्बिट्रॉन, यही आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है, यानी कि आपको ऑर्बिट्रॉन को ही रन करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा नोवा 19 वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ऑर्बिट्रॉन के बारे में बताया था कि ऑर्बिट्रॉन का यूज़ क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्बिट्रॉन जो है वो डॉपलर शिफ्ट को हमको काउंटर करने के लिए हेल्प करेगा। यानी कि डॉपलर शिफ्ट क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है, अगर आपके पास आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है और किसी टाइप की रेडियो फ्रिक्वेंसीज, चाहे वो लाइट भी क्यों ना हो, अगर वो इमिट कर रहा है तो उससे निकलने वाली वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है बेसिकली उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे सैटेलाइट आपके पास आ रही है वो सैटेलाइट का जो सिग्नल होगा वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से धीमे धीमे कम फ्रिक्वेंसी की तरफ जाएगा। तो क्योंकि ये मूविंग सैटेलाइट है और इसका फ्रिक्वेंसी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ऑर्बिट्रॉन क्या करता है आपके SDR शार्प को ऑटोमेटिकली टाइम के साथ धीमे धीमे आपको शिफ्ट करता रहता है जिस भी फ्रिक्वेंसी पे आप ट्यून कर रखते हैं। तो ऐसे में जो सिग्नल होता है वो पूरी तरह लॉस्ट नहीं होता और आपका सिग्नल 24/7 बना रहता है। ये चीज़ मैंने आपको नोवा सैटेलाइट के केस में भी दिखाई थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज करेंगे जो भी हमको पैकेज में बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। तो दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमको यहाँ मिलने वाला है वो है SDR शार्प। SDR शार्प के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, और SDR शार्प की हेल्प से ही हम अपना जो RTL SDR डोंगल है उससे डेटा को फेच करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हमको डेटा RTL SDR डोंगल में मिल रहा होगा वो हमको SDR शार्प में स्पेक्ट्रम के फॉर्मेट में दिखेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट्रॉन को ओपन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपके केस में हो सकता है बोले कि आपको डेटा जो भी आपका TLE फाइल होती है उस जिसको हम टेलीमेट्री फाइल बोलते हैं, बेसिकली उसको अपडेट करने का एक पिंग आएगा, आपको उसको अपडेट कर लेना है। इस वक्त आप देख सकते हैं मीटियोर M2 जो सैटेलाइट है वो हमारे ऊपर से पास नहीं करने वाली, बट चिंता मत करिए, मेरे पास पूरा डेटा सेव्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग भी सेव्ड है, तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर से वो चीज़ लेके आऊँगा। उसके बाद अगर आपको SDR शार्प ओपन करना है तो आपको अलग से SDR शार्प को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली रोटर एंड रेडियोज़ में आना है। और साथ ही साथ को एक चीज़ और करनी है ऑर्बिट्रॉन के केस में, आपको अपनी लोकेशन यहाँ पर सर्च कर लेनी है। तो अब सबसे पहले आप लोकेशन टैब में आकर के यहाँ पर अपनी लोकेशन सर्च कर लीजिए। अगर आप किसी ऐसे टाउन में रहते हैं जो कि इस लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आप चाहें तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और वो लोकेशन आपके लिए ऑटोमेटिकली इस मैप में मार्क हो जाएगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है गाइज़, आपको लोकेशन यहाँ पे ज़रूर से सेट कर लेनी है अपनी जिस भी शहर में आप हैं। अगर नहीं है तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर ज़रूर से मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आपको आना है रोटर एंड रेडियोज़ में, और सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे SDR शार्प ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे SDR शार्प ओपन हो गया है। उसके बाद आपको अपने RTL SDR डोंगल को कनेक्ट कर लेना है, एंटीना से भी कनेक्ट करना है, पूरा हार्डवेयर सेटअप आपका तैयार होना चाहिए इससे पहले कि आप यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने प्ले बटन पर क्लिक किया है और जो मेरा डेटा है इस वक्त कोई भी सैटेलाइट पास नहीं कर रही है, तो मैंने अपना डेटा सेव करके रखा हुआ है। और आपका RTL SDR डोंगल से जो भी डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम के फॉर्मेट में और वाटरफॉल के फॉर्मेट में मिलता है। उसके बाद आपको फाइनल जो चीज़ें करनी है वो है जब भी सैटेलाइट मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे ऑर्बिट्रॉन दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं जो मीटियोर M2 सैटेलाइट इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है
और जो सर्किल आप देख रहे हैं वाइट रंग का, बेसिकली ये उसकी रेंज होती है। अगर आपका सिटी इस पर्टिकुलर सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब मेटेओर M2 से आप डेटा को उस टाइम पे फेच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मेरे केस में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बैंगलोर को मार्क करके रखा है, तो अगर जैसे ही सैटेलाइट बैंगलोर के ऊपर से पास करेगी, मेरे को बेसिकली यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम मिलने लगेगा। और यही चीज़ मैं अपने नेक्स्ट सीन में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे हमको सिग्नल मिलता है। और एक बार मेटेओर M2 से जैसे आपको सिग्नल मिलने लगेगा तो आपको उसको डीमॉड्यूलेट करना है, मतलब जो डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा होगा, आपको उसको डीमॉड्यूलेट करना है। तो अगर आपने पैकेज से SDR शार्प को स्टार्ट किया है तो यहाँ पर आपको एक मेटेओर M2 डीमॉड्यूलेटर करके एक टैब मिल रहा होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले पैनल में, और वहाँ पर एक बटन होगा, चेक बॉक्स होगा बेसिकली डीमॉड्यूलेटर का, आपको इसको क्लिक कर देना है। एक बार आप डीमॉड्यूलेटर को क्लिक कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर कुछ कॉन्स्टलेशन डायग्राम देख पाएंगे। और फिलहाल क्योंकि सैटेलाइट मैंने ऐसे बताया कि पास नहीं कर रही है तो आपको पूरा गार्बेज दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन जब सैटेलाइट पास करने लगेगी तो यहाँ पर आपको एक कॉन्स्टलेशन दिखेगा। चलिए हम एक काम करते हैं, अब अपने रिकॉर्डिंग के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब सैटेलाइट पास करती है तो किस टाइप से आपको यहाँ पर पूरा सिग्नल दिखाई देता है। सो गाइस, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर जो सैटेलाइट है उसने अपना सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है, और सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। तो अब ये मत सोचिएगा एकदम रियल लाइफ है। और अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा सिग्नल है उसको, हमारी सैटेलाइट है उसको लॉक कर लिया है, और जो भी डेटा फैच हो रहा है अब वो हमारे इस SDR शार्प ने उसको राइट करना शुरू कर दिया है। ये सारा का सारा डेटा .s फाइल में ही सेव होने वाला है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे सैटेलाइट पास आ रही है सिग्नल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे पीछे जो वाटरफॉल है उसमें जो सिग्नल है वो काफ़ी ब्राइट होता जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और थर्ड चीज़ जो आप यहाँ नोटिस करेंगे वो है सिग्नल इज टू नॉइज़ रेशियो। और आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अपना माउस पॉइंटर रखा है, ये बेसिकली बताता है कि कितना सिग्नल इज टू नॉइज़ रेशियो है। जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी सिग्नल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और आप इस केस में देख सकते हैं इस वक्त हमारा सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा पैसेज मिला था। और आप जहाँ पर अब कॉन्स्टलेशन है वहाँ आप नोटिस कर पाएंगे इस वक्त जो पूरा डेटा है वो 4 कॉन्स्टलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे जैसे सैटेलाइट हमारे ऊपर आ गई है इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग हमको सिग्नल मिल रहा है। धीमे धीमे जैसे ही ये सैटेलाइट हमारे ऊपर से पास कर जाएगी सिग्नल दोबारा से धीमे धीमे लूज़ होने लगेगा, और वापस से हमारे को जो हमारा सिग्नल ये लॉक है बेसिकली थोड़ी देर के बाद अपने ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं सिग्नल जो है बहुत कम हो चुका है इस वक्त, सैटेलाइट हमसे बहुत दूर चली गई है, और आप देख सकते हैं इस वक्त लॉक जो है वो हमसे छूट गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे स्टॉप कर दिए। फिलहाल मैंने बहुत लंबी रिकॉर्डिंग ली थी और आपको एक बार इस तरह से रिकॉर्डिंग कर लेनी है। उसके बाद अब क्या करना है मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, अब हमने अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, और अब टाइम है इसको डीमॉड्यूलेट करने का और उसको फाइनल एक इमेज में कन्वर्ट करने का। तो गाइज़ उसको डीमॉड्यूलेट या डिकोड करने का सबसे अच्छा तरीका है उसमें जो तीसरा सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वापस उसी पैकेज में आ गया हूँ जिसको मैंने डाउनलोड किया था। आपको इस पैकेज में तीसरा सॉफ्टवेयर जो मिलेगा वो है LRPT डिकोडर, जिसको हम बोलते हैं लो रेजोल्यूशन पिक्चर ट्रांसफ़र। आपको इसको ओपन करना है और इस पहले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 72K पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली QPS के फोल्डर जो है वो ओपन हो गया है। मैंने जैसा आपको बताया था आपके केस में वो एम्प्टी रहा होगा, लेकिन आफ्टर रिकॉर्डिंग उसमें एक फ़ाइल ज़रूर जनरेट हो गई होगी। मेरे केस में आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी फाइलें जनरेट की थी, और जिस फाइल पे हमने रिकॉर्डिंग की थी वो थी ये वाली फ़ाइल जो कि 66 MB के अराउंड ये फाइल बनी है। और चलिए हम इसको ओपन करते हैं, और इसको ओपन करते ही आप देखेंगे हमको यहाँ पे बेसिकली जो भी इमेज डाउनलोड हुई है वो फाइनली इस 3 चैनल्स में आपको मिलेंगी। और आप देख रहे हैं तीनों ही ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं गाइज यहाँ पर, लेकिन जो मैंने फाइनल जो इमेज मिलेगी वो हमको कलर्ड इमेज मिलेगी। उसमें सारा आपको कलर डेटा दिख रहा होगा, आपको ज़मीन दिख रही होगी, बादल दिख रहे होंगे, पानी दिख रहा होगा। तो उसको कैसे कलर्ड में कन्वर्ट करना है मैं एक बार डिकोड होने के बाद आपको बताता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ हमारी डिकोडिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और चलिए अब हमारी डिकोडिंग जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी इमेज मिली है। बीच में हमने शायद एक सिग्नल लॉस कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्लैक लाइन आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस केस में। तो अब हम इसको कलर्ड इमेज में कन्वर्ट करना है हमको। तो उसके लिए हमको बेसिकली क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे R, G and B का ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे केस में सबसे बेस्ट इमेज तब मिलती है जब मैं R के केस में 0.5, 0.7 यानी कि पहला चैनल यूज़ करूं। ग्रीन वाले केस में भी मैं 0.7 एंड 1.1 वाला चैनल यूज़ करूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल की रेंज दे रखी है।
तीसरा जो चैनल आप देख रहे हैं ये इंफ्रारेड चैनल है, और इंफ्रारेड चैनल आप सोच रहे होंगे कि हमको उसको आर में यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे आर में 0.5 वाला ही रखना है। और ब्लू वाले केस में भी आपको सेकेंड चैनल को ही सिलेक्ट करना है। जब आप ऐसा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जब जनरेट RGB करेंगे तो आपको कुछ ऐसी कलर अच्छी सी इमेज मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको इंडिया की काफ़ी अच्छी इमेज मिल गई है, और उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है JPEG फॉर्मेट में। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो सैटेलाइट है Meteor M2 वो दिन में 2 बार आपके ऊपर से पास करेगी। एक बार दिन के टाइम में पास करेगी और एक बार रात के टाइम में पास करेगी। और RGB इमेज आपको सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम में मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं, बहुत कन्फ्यूज़न था मुझे जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे स्टार्टिंग की थी, और अभी रिसेंटली विद इन लाइक 2 मंथ्स पहले इन्होंने अपना इंफ्रारेड चैनल ऑन किया है। तो अगर आप रात के टाइम पे फेच करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड बैंड ही मिलेगा। उस केस में आप RGB तीनों केस में इंफ्रारेड को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप दिन में फेच करते हैं तो आपको बाकायदा 3 चैनल मिलेंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ फर्स्ट 2 चैनल ही विजिबल रेंज में आते हैं, इसीलिए आपको RGB के केस में पहले 2 चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है। और इससे पहले मैं आपको एक जल्दी से केस बताना चाहता हूँ। 2 महीने पहले ये बिल्कुल भी पूरी ब्लैक इमेजेस आती थी तीनों चैनल में, और मैंने बहुत ट्राई किया, बट आलस के चक्कर में कभी सुबह उठ के ट्राई नहीं करता था। मैं हमेशा रात में ट्राई करता था और मुझे हमेशा ब्लैंक इमेज मिलती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहा हूँ, शायद इसीलिए इमेज नहीं मिल रही है। बाद में समझ में आया कि भाई तुमको सुबह उठ करके उसको फेच करना पड़ेगा, तभी तुमको इमेज मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सुबह उठ के फेच किया था। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार एक रात वाली डिकोडिंग भी दिखाता हूँ। तो मैं एक बार काम करूँगा, आप इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, और मेरे पास सेम डे की रात की भी एक रिकॉर्डिंग है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे 49 MB की है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे जो फर्स्ट 2 चैनल हैं वो पूरी तरह ब्लैक चैनल हैं, और लेकिन सिर्फ इंफ्रारेड इमेज ही हमको यहाँ पे मिल रही है। तो ये तब की रिकॉर्डिंग है जब मैंने रात के टाइम पे, यानी कि 8 o'clock के आसपास आती है, और अगर तब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो खाली आपको डार्क फर्स्ट 2 चैनल में सिर्फ ब्लैक इमेज मिलेगी, और थर्ड चैनल में आपको बाकायदा एक इंफ्रारेड इमेज मिलेगी। और इंफ्रारेड इमेज जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आप उसको कन्वर्ट कर देता है, तो इसमें आपको सिग्नल लॉस थोड़ा कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेदर आपको फिर भी समझ में आएगा, लेकिन आपको वो कलर्ड इमेज नहीं मिलने वाली है। तो गाइज हमारी जो डिकोडिंग है अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको भी एक बार इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको तीनों ही केस में अपना जो इंफ्रारेड चैनल है, जो कि 10.5 से लेकर 11.5 के बीच में जो रेंज है, उसको तीनों में सिलेक्ट करना है और जनरेट RGB पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलने वाली है। इस केस में आपको कलर्ड इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा तरह से ये इंफ्रारेड चैनल है। उसके बाद हम इसको भी एक JPEG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। अब अगर एक काम करते हैं, अगर मैं वापस जाऊंगा अपने QPS के फोल्डर में, मैं एक काम करता हूँ डाउनलोड्स में जा करके, जहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया रखा है। अब अगर मैं अपने QPS के फोल्डर में आऊँगा, तो अगर आप ये जो इमेज हमने डाउनलोड की थी आप देखेंगे तो ये काफ़ी डिस्टॉर्टेड सी इमेज है यहाँ पर, बट एक्चुअल इमेज आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको इस पैकेज में नहीं मिलता है। आपको उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि जो इमेज है इसको आप पूरी तरह से रेक्टिफाई कर पाएँ। तो उसका नाम है स्मूथ मीटियोर। आपको बेसिकली गूगल पे आना है और टाइप करना है स्मूथ मीटियोर, और उसके बाद आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। आप यहाँ देख सकते हैं स्मूथ मीटियोर का वर्जन 1.69 है। आपको इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, जस्ट डायरेक्टली नॉर्मल जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपको सिमिलरली वैसे ही डाउनलोड करना है। चाहे तो आप इसका जिप पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। स्मूथ मीटियोर आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो RGB इमेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे .s फाइल नहीं सेलेक्ट करनी है, आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में आपको दिख रही थी। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं हमने फाइनल वो इमेज सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है रेक्टिफाई का, आपको इस रेक्टिफाई बटन पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं जो इमेज जो ओरिजिनल इमेज थी वो कुछ ऐसी थी। फाइनल इमेज जो है उसको उसने एक्सपेंड करके और काफ़ी अच्छे रेशियो में रख दिया है। तो हम यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम सेव JPEG में जाएंगे। और चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने डाउनलोड्स फोल्डर में। चलिए यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अब अगर मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाऊँगा तो फाइनली हमको ये इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं ये इमेज हमको फाइनली सैटेलाइट से फेच होकर के मिल गई है। वेदर काफ़ी ज़्यादा मॉनसून जैसा वेदर चल रहा है, जबकि विंटर सीजन चल रहा है।
अब क्या करेगा इस साल 2020 में तो बहुत कुछ अलग अलग हुआ। अब 2021 स्टार्ट हो गया है, होपफुली आपके लिए, हम सब के लिए अच्छा साल रहे। तो चलिए हम देखते हैं ये कितनी हाई रेजोल्यूशन इमेज है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है, और आप इसको बाकायदा देख पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें रिवर्स भी दिखाई दे रही हैं। ये जो रिवर है ये गंगा रिवर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात हमको दिख रहा है, और जगह जगह पे पानी भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइज़ ये जो इमेज होती है काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज होती है, और आप इसमें देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ऑलमोस्ट बारिश होने वाली है। काफ़ी रियलिस्टिक इमेज मिलती है गाइज़। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया हो गाइज़। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मैं 1000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस करने वाला हूँ सब्सक्राइबर में। और चलिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर कुछ नया वीडियोज़ आपको चाहिए तो ज़रूर से कमेंट में लिख के बताइए गाइस कि आपको क्या देखना चाहते हैं। और जल्दी मैं आपको एक अगले जो वीडियो है उनकी कुछ हिंट दे देता हूँ। धीमे धीमे मेरा मेरा जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। अब मैं धीमे धीमे सैटेलाइट से मूव करके और थोड़ा और दूर जाने की सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पे वीडियोस बना जाए, थोड़ा एस्ट्रो फोटोग्राफी पे वीडियोस बना जाए। तो होपफुली आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस एस्ट्रो फोटोग्राफी और टेलीस्कोप से इन सब पे आएंगे। तो होपफुली आपको और अच्छा लगेगा देखने में। तो अगर आपको वेट कर रहे हैं उस सब चीज़ों को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिलेगा वो। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।